नमो नमः। नमस्कारः। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ वाच्य परिवर्तन भाग 2 के अंतर्गत क्लास 10th के वाच्य परिवर्तन का दूसरा वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र में जो वाच्य से संबंधित प्रश्न आए हैं उनको ट्रिक्स और टेक्निक्स के माध्यम से बड़ी आसानी से हल कर सकेंगे और अपने वाच्य परिवर्तन के इस प्रश्न में 100% अंक प्राप्त कर सकेंगे। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और अच्छे कमेंट्स करना न भूलें। तो वाच्य परिवर्तन के आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं सीबीएसई के पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों में से वाच्य परिवर्तन से संबंधित सारे प्रश्नों को। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसे स्किप न करें और परीक्षा में पूरे के पूरे अर्थात 100% अंक पाएं। पिछले वीडियो में हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को बहुत विस्तार से समझा है। आज हम बात कर रहे हैं भाववाच्य की। ये देखिए, जो हमारी सीबीएसई की पुस्तक है व्याकरण विधि कक्षा 9th और 10th के लिए, उस पुस्तक में भाववाच्य की जो परिभाषा दी है वो यहाँ पर लिखी है। देख तो यहाँ परिभाषा देखिए कि कह रहे हैं कि भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, मतलब कर्मवाच्य की तरह ही होता है। भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रधान होता है। हमने पढ़ा पिछले वीडियो में कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, इसलिए वो प्रथमा विभक्ति में होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसलिए वो प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्ता तृतीया में चला जाता है और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। अब यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, माने कर्मवाच्य की तरह ही कर्ता तृतीया में चला जाता है। पर भाववाच्य में क्रिया का भाव, क्रिया का अर्थ या क्रिया स्वयं ही प्रधान होती है, इसलिए क्रिया न कर्म के अनुसार होती है न कर्ता के अनुसार, क्रिया क्रिया के अनुसार ही होती है। तो इसलिए क्रिया को बदलने का कोई काम ही नहीं होता कर्ता और कर्म के अनुसार। तो क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में हो। अब देखिए, इसी को और अधिक एक्सप्लेन करने के लिए नीचे के वाक्यों को हम देखें कि भाववाच्य में भाव या क्रिया प्रधान होती है, कर्ता गौण होता है और कर्ता गौण होने के कारण कर्मवाच्य के समान ही वो तृतीया में चला जाता है। अब कर्म का क्या होता है, तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस परिभाषा में छूटी थी, वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है कि अकर्मक धातु के योग में ही भाववाच्य होता है। अगर धातु सकर्मक है तो वहां पर कर्मवाच्य होगा और अगर धातु अकर्मक है तो वहां भाववाच्य होगा। तो सकर्मक और अकर्मक का क्या अर्थ है, माने जिस धातु में कर्म आवश्यक होता है या कर्म होता ही है वो धातु में सकर्मक कहलाती हैं। जैसे वह देखता है तो पुस्तक को देखता है, चित्र को देखता है, वह खाता है, फल को खाता है, वह पीता है, जल को पीता है। इस तरह से जब कर्म जिस क्रिया में आते ही हैं उनको कहते हैं सकर्मक क्रिया, और उन क्रिया से जब वाच्य परिवर्तन होता है तो वो कर्म वाच्य के वाक्य बनते हैं। पर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कर्म होता ही नहीं है, उन्हें कहते हैं अकर्मक क्रिया और अकर्मक धातु या अकर्मक क्रिया। और ऐसी अकर्मक धातु के योग में जब वाच्य परिवर्तन होता है तो वो भाववाच्य कहलाता है। बाकी सारी प्रक्रियाएं जैसे कर्ता का तृतीया में चला जाना या धातु और प्रत्यय के बीच में एक य का आगम होना, या अगर परस्मैपदी धातु है तो उसका आत्मनेपदी में बदल जाना, ये सारी प्रक्रियाएं कर्मवाच्य के समान ही होती हैं। पिछले वीडियो में हमने बहुत विस्तार से कर्मवाच्य को समझाया है, तो आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर वह वीडियो लगा दूंगी, तो आप पहले उस वीडियो को अवश्य देख लें।
तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि चूंकि इसमें कर्म होता ही नहीं है, इसलिए क्रिया जो है वो नित्य प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म होता है तो क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, कर्मानुसारिणी होती है। पर भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है और कर्ता प्रधान नहीं होता, इसलिए क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। तो अकर्मक धातुएं कौन सी है? जैसे सोता है, अब किसको सोता है ऐसे प्रश्न नहीं बनता। हंसता है, किसको हंसता है? उत्पन्न होता है, किसको उत्पन्न, ऐसे प्रश्न नहीं बन रहे। मैंने ये सारी धातुएं अकर्मक है। तो सुप्यते, तेन सुप्यते, तेन जायते, इस तरह के वाक्य बनेंगे। और अगर कृदंत होगा तो फिर क्रिया नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में होती है। जैसे त और तवतु प्रत्यय वाच्य परिवर्तन में प्रयुक्त होते हैं। तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है और त प्रत्यय का प्रयोग कर्म वाच्य में होता है और भाव वाच्य में भी होता है। तो जो क्रियाएं अकर्मक होती हैं उनसे जब भाववाच्य का वाक्य बनता है तो त प्रत्यय से बना हुआ शब्द हमेशा कृदंत है, इसलिए नपुंसक लिंग प्रथमा के एक वचन में होता है। चलिए हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि वो कौन कौन सी प्रायः क्रियाएं हैं जो अकर्मक है और उनका प्रयोग भाववाच्य में कैसे करना है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ धातुएं जो ज्यादा प्रचलित है वो मैंने लिखी हुई है। जैसे सोना, बैठना, उत्पन्न होना, खेलना, हंसना, मरना, नाचना, है ना। ये सारी जो धातुएं हैं ये अकर्मक हैं। तो इनके रूप इस प्रकार बनेंगे भाववाच्य में: सुप्यते, आस्यते, जायते, खेल्यते, हस्यते, म्रियते, नृत्यते आदि। और इन धातुओं में ये जो रूप बने इन धातुओं के, ये केवल बस प्रथम पुरुष एक वचन में ही चलेंगे, चाहे कर्ता कोई भी हो। माने मया भी है तो सुप्यते, त्वया है तो भी सुप्यते, आस्यते युवाभ्याम है तो भी जायते, खेल्यते, अस्माभि है, तेन है, तया है, ताभ्याम है, युष्माभि है, तई है, ताभि है, तो भी ये प्रथम पुरुष के एक वचन में ही क्रिया रहेगी। इसलिए कर्मवाच्य से ये भाववाच्य बहुत सरल है। अब कृत प्रत्यय जब होगा तो मया जातम, मया खेलितम, त्वया हसितम, युवाभ्याम हसितम, ताभ्याम हसितम, तेन हसितम, तैः सुप्तम, ताभिः सुप्तम, अस्माभिः सुप्तम। कर्ता कोई सा भी हो तृतीया का, क्रिया हमेशा प्रथमा के एक वचन में और नपुंसक लिंग में ही होगी भूतकाल में। तो जो बड़ी कक्षा के छात्र हैं, उच्चतर कक्षाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र हैं, वो अगर भाववाच्य को और इस भूतकालिक कृदंत प्रत्ययों का वाच्य परिवर्तन में प्रयोग अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आई बटन में लगे हुए वाच्य परिवर्तन के भूतकाल के वीडियो को अवश्य क्लिक करके देखें। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों पर। तो पिछले वीडियो में हम 2020-21 के पेपर का वाच्य से संबंधित प्रश्न हल कर चुके थे। तो आइए अब हम यहाँ पर 2021-22 के वाच्य से संबंधित प्रश्नों को इस प्रकार हल करेंगे, ट्रिक्स और टेक्निक्स के माध्यम से, कि आपका उत्तर कभी गलत हो ही नहीं सकता। देखिए प्रश्न देखिए: वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चिनुत। वाच्यस्य नियमानुगुणम माने वाच्य के नियमों के अनुसार उचित विकल्प चुनिए। और यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए: बालकः डैश खादति। अब देखिए इस खादति क्रिया से हमको समझ में आ रहा है कि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो कर्तृवाच्य के वाक्य में देखिए कर्ता भी है, क्रिया भी है। अब हमें कर्म लगाना है और कर्तृवाच्य में कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है। तो हम नीचे के जो विकल्प हैं उनमें देखते हैं कि द्वितीय विभक्ति में कौन सा शब्द है। पायस का मतलब होता है खीर, तो पायसम, पायसः, पायसस्य, पायसेन, इन सब में द्वितीय विभक्ति में केवल पायसम शब्द है। तो ये हमारा उत्तर होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे पायसम। बालकः
पायसम खादति, बालक खीर खाता है। अगला प्रश्न देखिए, डैश चित्राणि दृश्यन्ते, यहाँ पर कर्ता की जगह पर रिक्त स्थान है और हम देख रहे हैं कि यहाँ दृश्यन्ते इस शब्द से हमको पता चल रहा है कि हमारा यह वाक्य कर्मवाच्य का है और कर्मवाच्य का कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में होता है। अब यहाँ इन ऑप्शंस को देखिए, विकल्पों को देखिए, अहम, माम, मया और मह्यम। इसमें मया शब्द जो है वही तृतीया विभक्ति में है, मया कर्ता ही तृतीया विभक्ति में है, इसलिए इसका उत्तर हम लिखेंगे मया। मया चित्राणि दृश्यन्ते, मेरे द्वारा चित्र देखे जाते हैं। अगला देखिए, मात्रा रोटिकाः डैश। यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्ता लिखा है, कर्म लिखा है, क्रिया नहीं है, तो हम क्रिया का पता कैसे लगाएंगे? तो देखिए, कर्ता हमारा यहाँ पर तृतीया विभक्ति में दिखाई पड़ रहा है। मातृ शब्द की तृतीया में बनता है मात्रा, तो जब कर्ता तृतीया में है तो ये कर्मवाच्य का वाक्य होगा। तो पचति और पचंती ये दोनों क्रियाएं तो लग ही नहीं सकती, क्योंकि ये कर्तृवाच्य की क्रियाएं। अब हमारे सामने पच्यते और पच्यन्ते दो क्रियाएं हैं जो कर्मवाच्य की हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें से हमें किसे लगाना है। तो हमारा जो कर्म है, कर्मवाच्य में क्रिया जो है कर्मानुसारिणी होती है, तो हम कर्म देखेंगे किस वचन में। तो हमारा कर्म जो है रोटिकाहा, ये बहुवचन में है, रोटिका, रोटिके, रोटिकाहा, तो हमारी क्रिया भी बहुवचन में होगी कर्म के अनुसार। तो पच्यते, पच्येते, पच्यन्ते, तो इसका उत्तर होगा पच्यन्ते। इस तरह तर्क लगाकर अगर आप इसके उत्तरों को हल करेंगे तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अगला देखिए, डैश फलानी आनयति, यहाँ पर कर्म है, क्रिया है, कर्ता नहीं है। और हम क्रिया को देखें कि कौन सा वाच्य है, तो हमारी देखिए क्रिया है आनयति, मतलब ये परस्मैपदी की क्रिया है, सामान्य क्रिया है, कर्तृवाच्य की क्रिया है, तो इसका कर्ता प्रथमा में होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन है पितरः, पितरौ, पित्रा और पितृ, यदि आपने पितृ शब्द के रूप याद किए होंगे तो पिता, पितरौ, पितरः ऐसा रूप चलता है। तो देखिए, पिता, पितरौ और पितरः तीन शब्द यहाँ प्रथमा विभक्ति में हैं। अब इनमें से किसको लगाएं? तो हम, चूंकि हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार है, तो क्रिया देखिए प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया है, तो हमारा कर्ता भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होगा। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति के तीन शब्द हैं, पिता, पितरौ, पितरः, तो इनमें से हम प्रथमा विभक्ति एक वचन का कर्ता चुनेंगे, तो हमारा उत्तर होगा पिता। पिता फलानि आनयति, पिता फल को लाता है। चलिए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और ये हमारे सामने है 2022-23 का वाच्य से संबंधित प्रश्न। कह रहे मालिका, यहाँ पर संवाद चल रहा है मालिका और प्रतिष्ठा के बीच में। तो मालिका कह रही, प्रतिष्ठे किम त्वम संस्कृतस्य विज्ञान प्रदर्शनी द्रष्टुम डैश। अब देखिए यहाँ जो कर्ता है, क्या तुम विज्ञान प्रदर्शनी देखने जा रही हो? तो कर्ता सबसे पहले हम ढूंढेंगे, तो कर्ता यहाँ पर है त्वम। तो ये जो त्वम कर्ता है, ये चूंकि प्रथमा विभक्ति में है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो ये गम्यते तो होगा ही नहीं। अब यहाँ तीन क्रियाएं जो हैं वो कर्तृवाच्य की हैं, गच्छसि, गच्छति और गच्छामि। तो हमें मालूम है कि त्वम मध्यम पुरुष का कर्ता है, तो इसके साथ केवल गच्छसि क्रिया ही लगेगी और हमारा वाक्य बनेगा, प्रतिष्ठे किम त्वम संस्कृतस्य विज्ञान प्रदर्शनीं द्रष्टुम गच्छसि, क्या तुम जा रही हो? अब प्रतिष्ठा कह रही है, न मालिके डैश तत्र न गम्यते, मैं वहां नहीं जा रही हूं। पर देखिए यहाँ गम्यते क्रिया देखकर हमें पता चल रहा है कि ये जो वाक्य है ये कर्मवाच्य का वाक्य है और कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता तृतीया में होगा। तो अब ये अहम और आवाम तो हो ही नहीं सकता,
अब ये दो बचे तृतीया के कर्ता हमारे पास, मया और त्वया। मेरे द्वारा नहीं जाया जा रहा है, तुम्हारे द्वारा नहीं जाया जा रहा। पर मालिका ने प्रश्न पूछा था प्रतिष्ठा से और वो कह रही है कि मैं नहीं जा रही हूं, तो यहाँ पर कर्ता होगा मया। मया मने मेरे द्वारा, ये कर्मवाच्य में से अर्थ निकलेगा। मया मने मेरे द्वारा, न तत्र न गम्यते मने वहां नहीं जाया जा रहा है। अब मालिका आगे संवाद कर रही है, अधुना त्वया गृहे किम डैश। अब फिर देखिए यहाँ कर्ता जो है त्वया, ये तृतीया में आया, तो अब कर्मवाची की क्रिया लगेगी, तो करोति और करोषि तो नहीं लगेगी। अब दो क्रियाएं हैं, क्रियन्ते और क्रियते। अभी तुम्हारे द्वारा घर में क्या किया जा रहा है, तो ये जो किम जो है यहाँ पर कर्म है ना, प्रश्नवाचक कर्म है। किम क्रियते। अब ये किम चूंकि एक वचन का कर्म है, तो यहाँ पर जो क्रिया लगेगी वो भी क्रियते लगेगी, क्रियन्ते नहीं लगेगी, और हमारा वाक्य बनेगा अधुना त्वया किम क्रियते। अभी तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है, माने तुम क्या कर रही हो। अब अगला वाक्य भी देखिए, पठ्यन्ते। ये पठ्यन्ते देखकर बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये भी कर्मवाच्य का ही वाक्य है। अब यहाँ देखिए कर्मवाच्य का वाक्य है, तो मया कर्ता भी लिखा हुआ है, पठ्यन्ते यहाँ पर क्रिया भी लिखी हुई है। मतलब अब हमको यहाँ पर कर्म ढूंढना है। कर्मवाच्य का कर्म जो है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। अब हम किस वचन में रखेंगे, तो ये पुस्तक ही तो होगा ही नहीं, ये तृतीया है। तो अब हम किस वचन में कर्म को रखेंगे, जिस वचन में क्रिया है। तो हमारी क्रिया देखिए, पठ्यन्ते, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते बहुवचन में है, तो हमारा कर्म भी बहुवचन में जाएगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। और हमारा वाक्य बनेगा कि श्वः मम परीक्षा भविष्यति, कल मेरी परीक्षा है, अतः मया अधुना पुस्तकानि पठ्यन्ते, मेरे द्वारा अभी पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया है। अब हम अगले वर्ष के पेपर पर चलते। यदि आप 10वीं के प्रश्न पत्र के अपने अन्य प्रश्नों को इसी प्रकार ट्रिक्स और टेक्निक्स के माध्यम से हल करना चाहते हैं, यथा अपठित गद्यांश, औपचारिक अनौपचारिक पत्र, चित्र वर्णनम, अनुच्छेद लेखनम, संस्कृतेन अनुवादः, या अनुप्रयुक्त व्याकरण यथा संधि, समास, प्रत्यय, समय, अव्यय और संशोधन कार्य इत्यादि प्रश्नों को भी इसी विधि से ट्रिक्स और टेक्निक्स के द्वारा सरलता से हल करना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन पर लगी हुई प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप हल किए हुए अनेक वर्षों के उन प्रश्न पत्रों को देखकर इस विधि को सीख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को मैं एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगी, आप वहां से भी इन सारे वीडियोस को देखकर आसानी से अपने प्रश्न पत्र को हल करके पूरे के पूरे अंक संस्कृत में प्राप्त कर सकते हैं। ये अब आपके सामने 23-24 का पेपर है। अब हम इसको जल्दी जल्दी हल करते हैं। भो वासो पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा मया डैश। देखिए मैंने अभी आपको भाववाच्य समझाया था, ये भाववाच्य का वाक्य है। रोना, रुद्र धातु, ये जो क्रिया है ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म है ही नहीं। तो कर्म नहीं है तो क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में ही होगी और कर्मवाच्य की तरह ही होगी। तो यहाँ रोदिमि रुद्दे, रुद्य से नहीं होगा, मया रुद्यते। तो यहाँ पर क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन में ही होगी, अकर्मक धातु होने के कारण। क्योंकि ये भाववाच्य का वाक्य है तो केवल रुद्यते ही होगा, रुद्ये रुद्ये से कुछ भी नहीं होगा। अगला देखिए, सह दीनः इति जानन्नपि सह कृषकः डैश पीडयति। वह दीन है ऐसा जानते हुए भी वह कृषक पीड़ित कर रहा है या पीड़ित करता है। तो कृषकः पीडयति,
यहाँ कर्ता और क्रिया दोनों लिखे हुए हैं और कृषक पीड़यति से समझ में आ रहा है कि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो इसका जो कर्म है वो द्वितीय विभक्ति में होगा। तो यहाँ देखिए तेन सह ताह ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, द्वितीय विभक्ति में केवल एक ही शब्द है तम। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा तम। सह दीनः इति जानन्नपि स कृषकः तम पीडयति। अगला देखिए किम एतत् भवता न डैश। भवता आपके द्वारा, कर्ता देखिए तृतीय में है, कर्ता तृतीय में है, इसलिए ये कर्मवाच्य का वाक्य है। तो कर्मवाच्य के वाक्य में क्या होगा? दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते वाले रूप चलेंगे, तो पश्यति तो होगा ही नहीं। अब दृश्य लगाएं कि दृश्यते लगाएं कि दृश्य से लगाएं, ये हम कर्म के अनुसार तय करेंगे। तो यहाँ पर कर्म है एतत्, क्या यह, माने कोई सी भी वस्तु हो सकती है, या पुष्प या चित्र। किम एतत् भवता न दृश्यते। देखिए एतत् शब्द है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, मतलब ये कर्म जो है वो प्रथम पुरुष का है, तो इसलिए इसके साथ क्रिया लगेगी प्रथम पुरुष एक वचन की, क्योंकि एतत् शब्द भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। तो दृश्य और दृश्य से नहीं बनेगा, इसका उत्तर होगा दृश्यते। तो ये हमारा उत्तर हुआ किम एतत् भवता न दृश्यते, क्या यह आपके द्वारा नहीं देखा जा रहा है। अगला देखिए डैश पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। अब यच्छति देख के समझ में आ रहा है कर्तृवाच्य का वाक्य है, यहाँ पर कर्म है विद्याधनम, ये द्वितीय में है। अब हमें कर्ता यहाँ पर भरना है, और कर्तृवाच्य में कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में होगा। तो देखिए यहाँ पर पिता, पित्रा, पितरम, पितरः, इन सारे शब्दों में प्रथमा विभक्ति में केवल एक ही कर्ता यहाँ दिखाई पड़ रहा है, पिता। तो हमारा उत्तर यहाँ पर होगा पिता, और हमारा वाक्य बनेगा पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। तो इस तरह से हमारा 2023-24 का प्रश्न भी हल हो गया। अब हम चलते हैं अंतिम और अगले प्रश्न पत्र पर। ये देखिए 2024-25 के लिए जो आदर्श प्रश्न पत्र सीबीएसई के द्वारा भेजा गया है, उसका ये प्रश्न है कि वाच्यानुसारम उचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखितं संवादं पुनः लिखत। उचित रिक्त स्थानों को वाच्य के अनुसार भरकर नीचे लिखे संवाद को फिर से लिखे। तो देखिए कह रहे हैं ऐ शुभे किम एवं डैश रुद्यते। ऐ शुभे माने हे शुभे, किम एवं रुद्यते, क्यों रोया जा रहा है इस प्रकार। अब ये रुद्यते से पता चल रहा है कि ये कर्मवाच्य के जैसा क्या बोलते हैं क्रिया का प्रयोग है। तो ये तो या तो कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो देखिए रुद्ध धातु अकर्मक है, इसलिए ये भाववाच्य की क्रिया है। तो रुद्यते है चूंकि, तो कर्ता हमारा तृतीय में जाएगा। त्वम, त्वाम, तव कुछ भी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा त्वया, तुम्हारे द्वारा। किम एवं रुद्यते, क्यों इस प्रकार से रोया जा रहा है। अब देखिए दूसरा वाक्य देखिए भो वासव, हे वासव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम डैश, कि हे वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र का दैन्य माने पुत्र की दीनता देखकर अहम, अहम माने मैं, डैश, डैश मैं, यहाँ पर अहम देखिए प्रथमा के एक वचन में है, तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। रुद्दे रुद्दते तो कर्मवाच्य वाले या भाववाच्य वाले प्रयोग हैं, ये होंगे ही नहीं। अब रोदिमी और रोदिवह में से यहाँ पर हमारा उत्तर होगा रोदिमी, मैं रो रही हूं। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, पुत्र की दीनता देखकर
मैं रो रही हूं। ऐसा हमारा ये वाक्य बनेगा, ये उत्तर होगा रोदिमि। अगला देखिए, सह दीनः इति जानन्नपि सह कृषकः डैश पीड़यति। ये वाला वाक्य हम पिछले वाले प्रश्न पत्र में भी एक जगह कर चुके हैं, है ना, कि वह दीन है जानते हुए भी वह कृषक पीड़यति माने पीड़ित कर रहा है। किसको? तो यहाँ पर देखिए द्वितीय विभक्ति में यहाँ कर्म जो है द्वितीय में होगा, क्योंकि कृषक पीड़यति यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो तौ तेन सह तम में से ये तम शब्द जो है वो कर्म द्वितीय विभक्ति में है, इसलिए हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे तम पीड़यति, उसको पीड़ित कर रहा है। अगला देखिए, किम एतत् भवता न डैश, किम एतत् भवता न दृश्यते। ये भी अभी हमने किया है, पिछले पेपर में ये था, किम एतत् भवता न दृश्यते, क्या यह आपके द्वारा नहीं देखा जा रहा है। ये दृश्यते, ये इसका उत्तर होगा। इसको भी हम पिछले प्रश्न पत्र में हल कर चुके हैं। तो इस तरह से ये आपके 5 साल के प्रश्न अगर आपने इन ट्रिक्स और टेक्निक्स के माध्यम से हल कर लिए तो निश्चित रूप से वाच्य परिवर्तन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। यदि वाच्य परिवर्तन के विषय में आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं और भी विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, उच्च स्तरीय कक्षाओं के छात्र या प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के छात्र, तो वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्लेलिस्ट की लिंक मैं यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ। आप वहां जाकर वाच्य से संबंधित तीनों चारों वीडियो को देखकर अपने वाच्य परिवर्तन संबंधी ज्ञान को बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।